हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार आरंभ स्टडी पॉइंट में है। हम आज 6 का 7वां अध्याय ज्योग्राफी का जो कि हमारा देश भारत है उसको पढ़ेंगे, जानेंगे कहाँ पर क्या भारत में है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की जानकारी को। तो चलिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत का है एक बड़े भौगोलिक विस्तार विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय है। आपसे भारत की चौहद्दी को भी पूछा जाता है। भारत के उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है और पश्चिम में क्या है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। जो भारत के उत्तर में एक हिमालय है। भारत के उत्तर में हिमालय है। हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में क्या है, ये अरब सागर है। और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है। भारत प्रायद्वीपीय के तटों से लहराते हैं। भारत जो है हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीपीय तटों पर क्या होता है, ये आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, प्रायद्वीप जो होता है स्थल का वह भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखिए नीचे में क्या है, हिंद महासागर है और पूरब में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में आपको अरब सागर है। तो भारत कितने दिनों कितने जगहों से घिरा हुआ है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, भारत एक प्रायद्वीप है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, आपसे ये भी पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। भारत में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार। यहाँ पर ऐसे समझेंगे, भारत का जो लद्दाख है ऊपर का भाग और दक्षिण ये लद्दाख हो गया, ये आपको कन्याकुमारी हो गया। और इसके बीच की दूरी जो है लगभग 3200 किलोमीटर है। ये 3200 किलोमीटर है। और तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार इसका 2900 किलोमीटर है। और ये अरुणाचल प्रदेश है ए, और ये आपको गुजरात है, कच्छ का गुजरात। यहाँ की दूरी जो है 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय मरुस्थलीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नताएं को दर्शाती है। जो यहाँ पर जो है क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, पठार है, तटीय भाग है, द्वीप समूह, ये सब जो है उनकी विभिन्नताओं को दर्शाता है। किसकी विभिन्नताएं, तो भारत की विभिन्नताएं को। यहाँ पर जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नताएं हैं। यहाँ पर रहने के लिए जीवन जल और वन्य जीव और यहाँ पे भाषाएं और संस्कृति की विभिन्नताएं भी मिलती है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं और भिन्न भिन्न लोग रहने के साथ साथ, भिन्न भिन्न भाषा रहने के साथ साथ हम एकता के साथ एक साथ रह रहे हैं, जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। लगभग जो है आप देखेंगे तो 2011 में अब तक की सबसे बड़ी आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और जनगणना 2011 के अनुसार 120 करोड़ से अधिक भारत की जनसंख्या है। यह चीन के बाद क्या है, दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। चीन जो है पूछता है जो भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है, तो चीन की है और उसके बाद भारत की है। भारत की कितनी है, तो 120 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे है स्थिति। भारत जो है कौन स्थिति में है, आप उसके बारे में जानेंगे। भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको हम ऐसे समझेंगे, ये आपको उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर और 23 डिग्री जो है कर्क रेखा, ये ऐसे समझेंगे, ये कर्क रेखा है तो 23 डिग्री यहाँ से जो हम जीरो से चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो 23 होता है 30 मिनट। उत्तरी देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, और दक्षिण से उत्तर की ओर हम जब देखेंगे तो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये उत्तर है और 37.6 उत्तर अक्षांशों के बीच है।
ये सब दोनों जो है उत्तरी है। आपको ये याद करना पड़ेगा। ये जो है विस्तार जो है मुख्य भूमि का विस्तार 1 डिग्री 4 मिनट और 37.4 उत्तर अक्षांशों के बीच है। और पश्चिम से लेकर पूरब जो पश्चिम है उससे पूरब की ओर जब हम जाएंगे तो 68.7 पूर्व और 97.25 पूर्व है। आप ऊपर उत्तर को याद रखिएगा 8.8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर और 37.6। और यहाँ पर जब पूरब की ओर आएंगे तो ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भाग है ये भारत है। ये भारत का जो भाग है ये ऊपर उत्तर की ओर जो है ये उत्तर है। तो ये उत्तर की भाग जो है ये ऐसे देखते हैं हम। तो ऐसे आप चित्र में भी आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे हम समझ लेते हैं। तो ये जो भाग है उत्तर की ओर, ये जो भाग है उत्तर हो गया और ये जो भाग है ये पूरब हो गया। उत्तर कितना है 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और पूरब में जाएंगे तो 97 68 डिग्री 7 मिनट और पूरब और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर में के बीच है। अगर हम विश्व के पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बाँटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? जब हम पूर्व और पश्चिम में बाँटेंगे तो ये किस गोलार्ध में होगी? तो ये जो होगा बहुत बड़े भाग जो होता है देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। यहाँ पर 29 डिग्री के अगर मानेंगे तो यहाँ पर बहुत अंतर हो जाएगा। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के अंतर जो है लगभग 2 घंटे का होगा और इसके बीच की दूरी को कितने घंटे का होगा 2 घंटे का होगा। आप यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। जिनका जो है पूरब से पश्चिम की ओर होता है, पूरब से पश्चिम की ओर उनका जो है मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है और यहाँ पर क्या है 7 है। और कनाडा में 6 है। और रूस में कितने थे 11 थे। रूस में कितने थे तो 11 थे। कनाडा में 7, कनाडा में 6, अमेरिका में क्या हो जाएगा 7 और रूस में 11 मानक समय थे। जैसा आप पहले पढ़े हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। आप पहले भी हम पढ़े हैं। तो 1 डिग्री का हम मान रखेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 4 मिनट। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। क्यों होता है? तो पश्चिम में गुजरात है। आप पहले देखे हैं तो पश्चिम में गुजरात है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर जो है सूर्य उदय इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। पहले आप पढ़ चुके हैं कि 82.5 जो डिग्री जो है पूर्व देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है ये आप देखे थे। स्थानीय मान भारत का जो हो मानक समय माना गया है कितना तो 82.5 डिग्री जो है। इस यमांतर को भारत का मानक यमांतर माना गया है। आपको याद होगा। आप हमको याद पता है जो याद हो गया होगा आपको। देश जो है भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भारत जो है 7 देशों के स्थलीय सीमाएं उनकी सीमाओं से जुड़ी हैं। कितने? तो 7 याद रखिएगा। भारत की जो है स्थल सीमाएं के बारे में पूछेगा तो 7 देशों से ये भारत जुड़ा हुआ है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो अफगानिस्तान हो गया, ये चीन हो गया, तिब्बत हो गया, पाकिस्तान हो गया। तिब्बत चीन में ही आता है। और नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नीचे में चलेंगे तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और यहाँ पर मालदीव है। ये सब क्या है? श्रीलंका है। लेकिन 7 जो देश है वो आपको स्थलीय स्थल से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। आगे देखेंगे तो यहाँ पर चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 82.5 जो यहाँ पर ये जो 82.5 का है यहाँ पर आपको भारत के कुछ यहाँ पर देखिए ये मानक समय है भारत का। ये पाकिस्तान है, ये चीन है, नेपाल है, सिक्किम भारत में ही है। और यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्रीय सीमा और राजधानी और क्या है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है।
जिनकी सीमाएँ समुद्र तल से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण जो है इनमें से कुछ हैं जो समुद्र तल से नहीं जुड़े हुए हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं और दक्षिण में जो 2 द्वीप हैं वो 2 द्वीप कौन-कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव क्या है? 2 देश पड़ोसी हैं। भारत जो है श्रीलंका के साथ कैसे अलग होता है? तो पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका अलग होता है। यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो आपको मिलेंगे। ये जो देखिए ये जो है भारत और श्रीलंका का क्या है ये पाक जल संधि है और नीचे में आपको मालदीव मिलेगा। आगे है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर जो भारत और श्रीलंका किससे अलग संधि से अलग है तो पाक जल संधि से अलग हुआ है और भारत के जो है दक्षिण के समुद्र में स्थित 2 द्वीप कौन हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं तो भारत के जो 2 द्वीप हैं जो श्रीलंका और मालदीव और ऐसे स्थल के रूप में कौन है तो 7 हैं। 7 को आप नाम याद रख सकते हैं तो 7 कौन-कौन से हैं? इधर से अगर हम जाएँगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप याद रखिएगा 7 कौन-कौन है? अफ़गानिस्तान है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और एक एक हो गया अफ़गानिस्तान, 2 हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया नेपाल, 5वां हो गया भूटान और छठा हो गया म्यांमार। छठा हो गया म्यांमार और 7वां हो गया बांग्लादेश। 7वां बांग्लादेश और छठा म्यांमार। ठीक? 7, 2 और इस जल संधि के अनुसार पाक जल संधि से अलग श्रीलंका। ये प्रमुख बात आप याद रखेंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन में हम चलेंगे तो उसमें देखिए भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलाप भारत क्या है? एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें देखिए कुछ आपको पर्वत, पठार और मैदान और पर्वत पहाड़ी श्रेणी को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए आप पहले भी हम पढ़े थे जो सिंधु हैं, सिंधु के 5 बिंदु आपको याद होंगे। ये सिंधु नदी है, इसके सहायक नदी झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, यहाँ पर ब्यास है। और भारत के मरुस्थलीय स्थल ये जो है राजस्थान के अरावली श्रेणी जो है मरुस्थल का क्षेत्र है और ये कच्छ की खाड़ी है जो कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये जो आप क्या देख रहे हैं कुछ श्रेणी है जो पर्वत और पठार की श्रेणी है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है और ये जो देख रहे हैं महानदी है। ये पठारी कुछ क्षेत्र ही हैं आप जो देख रहे हैं ये क्या है? पठार के कुछ क्षेत्र हैं और ये हरे-हरे जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये मैदान हैं। आगे है भारत में जो है ये समझ लीजिए आप भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है और राज्यों का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर हुआ है? तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है। जलोढ़ निक्षेप किसे कहा जाता है? तो जलोढ़ निक्षेप जो होता है वो जलोढ़ निक्षेप जो है वो देखिए ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है और नदी में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी किसको कहते हैं? ये पढ़े हैं। जब एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिल जाती है, उसको अपने जल में जो होता है मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसको क्या बोलते हैं? तो सहायक नदी कहते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के ये आपसे पूछता है जो विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण किस नदी से होकर मिलता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निर्माण से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ये क्या है? सबसे बड़ी डेल्टा है। किन-किन नदियों से? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी से किसका निर्माण होता है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। इस डेल्टा की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है और इस डेल्टा की आकृति जो है त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। आप पहले ही आपको ये जैसे नदी का मुहाना है, ऐसे-ऐसे बनेगा, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा, जो नदी के मुहाने पर बनता है। न जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है और जहाँ पर नदी जो है समुद्र में प्रवेश कर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? मुहाना कहते हैं। आगे है
भौतिक विभाजन, भारत का कैसे भौतिक विभाजन होता है? तो भारत का भौतिक विभाजन हम देखेंगे तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे पर्वत हो गया, पठार, मैदान, द्वीप, तट ये सब उनके प्रकार हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ है, उत्तर में जो भाग है वो क्या है? उत्तर का भाग जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय संतरी का यहाँ पर जो है हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम मतलब हिम प्लस आलय, हिमालय कहलाता है। इसको क्या हो कहते हैं? बर्फ का घर। बर्फ का घर जो होता है हिमालय को कहा जाता है। हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ हो गया, आलय मतलब घर हो गया, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बाँटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे उत्तर के स्थित श्रृंखला को बृहद श्रृंखलाएँ या हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊपर के भाग जो हैं उत्तर के भाग हैं, उसको बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊँची शिखर जो है स्थित है और यहीं पर जो है सबसे विश्व की सबसे ऊँची शिखर यहाँ पर स्थित है। इसी श्रृंखला में आप समझ गए दूसरा है मध्य हिमालय। यहाँ यह जो हिमालय है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर धीरे-धीरे हम बढ़ेंगे तो ये हिमाचल हो गया और ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण में ही स्थित है। ये बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान पर यहाँ पर जो है बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से नाम का पता लगाइए। आप यहाँ पर 5 पहाड़ी के नाम को आपको पता लगाने कह रहा है, तो हम यहाँ पर जो ऊपर से यहाँ ऐसे चलेंगे तो यहाँ से आपको 5 पहाड़ी देखने को मिलेंगे जो आगे हम पढ़ेंगे, आपको हम बताएँगे। आगे है शिवालिक। 3 पहाड़ी है, 1 बृहद पहाड़ी है, 1 मध्य पहाड़ी है और तीसरा है शिवालिक पहाड़ी, जो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है और जो है ये सबसे नीचे है। दक्षिण कह रहा है तो सबसे नीचे की भाग जो है ये शिवालिक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। 3 पहाड़ी हो गए, एक बृहद पहाड़ी सबसे ऊपर में है, उसके बाद बीच में है और सबसे दक्षिण में है। ये 3 पहाड़ी है और एक आप इसको समझ लिए हैं। आगे है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और हिमालय के जो दक्षिण में है भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल या सपाट है। ये जो मैदान है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों से उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? उसके सहायक किसके गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया इस सब की सहायक नदी जो है उससे ये बना हुआ है। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस मैदान में जनसंख्या अधिक है। इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आगे है भारत के पश्चिमी भाग में जो है भारतीय मरुस्थल महामरुस्थल स्थित है। भारत के जो पश्चिमी भाग है जैसे राजस्थान का क्षेत्र है हो गया, ये जो भारत का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल जो है स्थित है। यह शुष्क गर्म एवं रेतीला स्थल है और ये गर्म भी है, शुष्क भी है और रेतीला भी है। यहाँ वनस्पति की मात्रा जो है बहुत कम है। यहाँ पर क्या है? वनस्पति बहुत कम मात्रा में, पेड़-पौधे बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। आगे है उत्तरी मैदानों के दक्षिणी में प्रायद्वीपीय पठार है और दक्षिण जब जाएँगे कन्याकुमारी इधर तमिलनाडु के इधर ये प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर स्थित है। इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। जैसे भी यहाँ पर त्रिभुजाकार है। यहाँ जो है इसका धरातल काफ़ी ऊँचा नीचा है। इसका जो धरातल है क्या है? काफ़ी ऊँचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ हैं। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी श्रृंखलाएँ और घाटी स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखलाएँ स्थित है। यहीं पर क्या है? उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में जो है अरावली की श्रृंखलाएँ हैं। ठीक? जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये क्या है? विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ी श्रृंखलाएँ यहाँ पर हैं और विंध्य एवं सतपुड़ा की भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं में होकर नर्मदा एवं तापी नदी बहती है और विंध्य की जो श्रृंखलाएँ हैं ये इससे क्या होता है क्या बहती है? तो नर्मदा और तापी नदी। आप यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो भी हैं यहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी हैं और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपको नर्मदा और तापी नदी बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं और ये जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ये दोनों नदी जो है तापी और पूछा भी जाता है पश्चिम की तरफ नदी कौन-सी बहती है? तो नर्मदा और तापी जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती है। इस पठार के पश्चिमी में पश्चिमी घाट या सह्याद्री एवं पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है
और पश्चिम में आपका सह्याद्री है और पूर्वी घाट में पूर्वी में और पूर्वी, यहाँ पर पश्चिम में क्या है तो सह्याद्री है और पूर्व में पूर्वी घाट है, यहाँ पर पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार जो है बीच-बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। पश्चिमी जो घाट है, भारत का जो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ एक समान है, लेकिन पूरब की ओर जाएँगे तो यहाँ पर कुछ टूटा हुआ है, एक समान नहीं है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह मिलते हैं और यहाँ पर पश्चिमी यहाँ पर है, यहाँ पर पठारों में कोयला और लौह की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट में स्थित जो है पश्चिमी घाट में पश्चिम में तथा पूर्वी घाट में पूर्व में तटीय मैदान स्थित है और यहाँ पर भी तटीय मैदान है और यहाँ पर भी तटीय मैदान है। पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और यह जो है पश्चिमी मैदान है जो काफ़ी सकरा है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान कैसा है? तो अपेक्षाकृत चौड़ा है। ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ये चौड़ा भी है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो क्या-क्या हैं पूर्व की ओर बहती हैं, ये सब जो है पूर्व की ओर बहती हैं। 2 नदी जो पश्चिम की ओर बह रही थी नर्मदा और तापी और ये सब नदी जो है पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन-कौन नदी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। 4 नाम याद रखिएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो जाकर कहाँ मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में और 2 नदी तापी और नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहती है, ये अरब के सागर में जाकर गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ये सब नदी जो है महानदी, गोदावरी ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है और बंगाल की खाड़ी में आपको याद है जो सबसे बड़ा डेल्टा जो है निर्माण होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के सहयोग से होता है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं? यहाँ पर है कुछ दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। प्रवाल क्या है? छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं। प्रवाल कहा जाता है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। इसको पॉलिप भी कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब इनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है और इनका जो कुछ निर्माण होता है वह ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते-बढ़ते काफ़ी ऊँचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण और इस कारण इस प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाता है। प्रवाल किसे कहते हैं? तो छोटे से जो जंतु मरते हैं उनके कंकाल को प्रवाल कहा जाता है, जिसे पॉलिप भी कहते हैं। आगे है प्रवाल द्वीप। हम देख लिए ये जैसे प्रवाल द्वीप है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? प्रवाल द्वीप है। आगे आपको एक कविता दिखाया गया है, जो कविता में आप देखिएगा जो पंखुड़ी विद्या 6, 7, 8 का जो बी है वो लिखे हैं और यहाँ पर देखिए एक सवेरे परी मनुष्य पर, देखिए यहाँ पर कविता है, एक कविता है जो सुनामी के नाम से है। एक सवेरे परी मनुष्य पर जल जले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आरोहण, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, आगे है जो विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बेचारे भागे बचाने अपने प्राण, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर का हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निकल गया मानव को अपने अस्तित्व नष्ट करके, अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रशिक्षण सहायता में प्रीत के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात की काली रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेगी। ये एक कविता सुनामी पे लिखा हुआ कविता था जो कि बहुत ही एक रोचक कविता थी। आगे है भारत में जो है 2 द्वीप समूह है। भारत में क्या है? 2 द्वीप समूह हैं। उनको याद रखिएगा, 2 द्वीप समूह हैं, आपसे बार-बार पूछा जाता है। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। ये क्या है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में है।
ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ये जो है केरल है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये केरल है, केरल से कुछ दूर है, ये लक्षद्वीप है, क्या है? लक्षद्वीप है। और दूसरा द्वीप क्या है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत से दक्षिण-पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी में ये दक्षिण है और ये पूर्व है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या आप जानते हैं कि कौन-सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों में लोगों से बातचीत करके इसका पता लगाया, तो यहाँ पर दिया हुआ है। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी, तो किस प्रकार से लोगों को अलग-अलग तरीके से चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। सुनामी क्या है? तो एक सागरीय तरंग है, एक तरंग है जो कि किससे होता है? भूकंप के कारण, समुद्र में भूकंप होती है, उसके कारण आपको होता है, उत्पन्न होता है। ये चैप्टर आपको खत्म हो गए। जो कि अति महत्वपूर्ण थे। आप इनके बारे में जानें, किसके बारे में? सुनामी के बारे में जानिए। और भारत किससे घिरा हुआ है, उसके स्थल कौन है और द्वीप कौन से हैं, भारत की दूरी कितनी है, स्थल में कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, इसके बारे में हम जानें। तो नदी के भी बारे में हम जानें, सुंदरबन डेल्टा के बारे में हम जानें। और यह आपको यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आपसे पूछा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगले अध्याय में हम फिर मिलते हैं। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।